एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसआई नेट जून 2020 का लाइफ साइंसेज शिफ्ट 1 का हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। और पेपर सॉल्यूशन इसमें करेंगे सेक्शन सी का, शिफ्ट 1 के सेक्शन सी का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कि सीएसआई नेट जून 2020 का रिजल्ट और कट ऑफ कब आने वाली है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कब रहेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आप सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लाइफ साइंसेज वालों के लिए मैं लगातार यूनिट वाइज लेक्चर्स हिंदी में अपलोड कर रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेक्शन सी का हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। सेक्शन सी में हम देख रहे हैं, सेक्शन सी में देखो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है द फ्लोरल डायग्राम का। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डायग्राम बिलो शोज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ द फैमिली मोल्वेसी। पार्ट्स ऑफ द डायग्राम्स हैव बीन लेबल्ड फ्रॉम ए टू डी। तो यहाँ पर मालवेसी फैमिली का एक फ्लोरल डायग्राम है जिसको लेबल कर रखा है इन्होंने ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पर एक इंडेक्स दे रखी है। अब इसमें पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट ऑल करेक्ट मैचेस बिटवीन लेबल्स एंड फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक। तो ये लेबल है यहाँ पर 4 और ये यहाँ पर लेबल इंडेक्स में दे रखे हैं। अब ये जो लेबल हैं वो लेबल कैसे मैच हो रहे हैं, यहाँ पर देखो ए क्या है, यहाँ पर हम ए देखते हैं। यहाँ पर सबसे बाहरी ये क्या है, सबसे बाहरी चक्र है यहाँ पर। तो आपको पता है फ्लोरल में मेन 4 चक्र होते हैं। सबसे अंदर वाला होता है गाइनोसियम, उसके बाद होता है एंड्रोसियम, फिर उसके बाद में होता है कैलिक्स और सबसे बाहर होता है कोरोला। तो ये जो कलर्ड दिख रहा है आपको ब्लैक कलर, ये तो कोरोला हो गया। और कोरोला के बाद कई बार एक्स्ट्रा कैलिक्स पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एपिकैलिक्स। सो यहाँ पर देखो, यदि यहाँ पर ए किसको दिखा रहा है, एपिकैलिक्स को, यानी एक्स्ट्रा सहपत्र को। तो यहाँ पर ए किससे मैच होगा, थर्ड से। तो ए किसके लिए दिखा रहा है, एपिकैलिक्स को। फिर दूसरा देखते हैं बी। तो बी देखो यह कहाँ पर दिखा रहा है, अंदर की तरफ। तो यहाँ पर देखो बी किससे मैच होगा, अंदर क्या होता है, ओवेरी होती है, ये भी हो सकता है। फिर और क्या हो सकता है, मोनोथिकस स्टेमन नहीं हो सकते हैं क्योंकि सबसे अंदर स्टेमन नहीं पाया जाता, या एपोकार्पस ओवेरी हो सकती है। इन दोनों में से हो सकता है या तो सिनकार्पस ओवेरी या एपोकार्पस ओवेरी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम ऑप्शन से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ए में थर्ड है हमारे पास, यहाँ पर ए में थर्ड है। तो यहाँ पर देखो ए में थर्ड कौन सा मैच हो रहा है, थर्ड वाले में। यहाँ पर ए में थर्ड मैच हो रहा है। तो यहाँ पर देखो एक ही ऑप्शन है जहाँ पर ए में थर्ड मैच हो रहा है और बाकी में ए में थर्ड मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ए में थर्ड हो गया, बी में सेकंड हो जाएगा। बी में सेकंड का मतलब यहाँ पर सिनकार्पस ओवेरी हो जाएगी। ओवेरी कैसी है इसकी, सिनकार्पस मतलब जुड़ी हुई है, संयुक्त अंडपी जिसको बोलते हैं। फिर यहाँ पर सी फोर्थ है। सी क्या है यहाँ पर, देखो सी यहाँ पर किसको दिखा रहा है, कैलिक्स को। तो यहाँ पर सी फोर्थ है, फ्यूज्ड सेपल्स, यानी सेपल्स कैसे हैं इसके, फ्यूज्ड हैं। ये जो सेपल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर डी दिखा रहा है किसको, डी क्या है यहाँ पर सेकंड, डी क्या है सेकंड। तो सेकंड क्या है, सिनकार्पस ओवेरी। तो देखो डी, अब देखो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है किस क्वेश्चन में, यहाँ पर डी शो तो कर रहा है स्टेमन्स की तरफ, लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर सिनकार्पस ओवेरी दिखा रहा है। और आंसर की में भी यही आंसर दे रखा है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, क्योंकि डी में यहाँ पर स्टेमन से होना चाहिए था। डी में क्या होना चाहिए था, मोनोथिकस स्टेमन होना चाहिए था, डी में फर्स्ट होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन है, ये या तो चैलेंज किया जाएगा या यही सही मान लिया जाएगा। तो ये इसमें कन्फ्यूजन है और बाकी सब सही है। तो इसका आंसर होना चाहिए प्रोबेबली थर्ड। ये आंसर की का आंसर है और इससे और दूसरा आंसर मैच भी नहीं हो रहा है, तो हम दूसरा कर भी नहीं सकते। हो सकता है इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जाए और बाद में या तो डिलीट कर दिया जाए या आपको बोनस मार्क मिल जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, The development of anthers and male gametophytes is highly conserved among angiosperm. Following are some of the events associated with
पोलन डेवलपमेंट इन रैंडम ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर जब एंजियोस्पर्म में आपको पता है मेल गेमेटोफाइट का जनरेशन होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, उसकी कुछ इवेंट्स दे रखी है। जब मेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है एंथर में, उसकी इवेंट्स दे रखी है यहाँ पर ABCD और E, 5 इवेंट्स दे रखी है। अब इन इवेंट्स को हमें क्या करना है सीरीज में, मतलब ये कौन सी सीरीज में होती है आपको पता है। इवेंट्स कोई भी एक इवेंट सीक्वेंस में होती है, तो इनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। ये सीक्वेंस में अरेंज नहीं है तो इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन देख रखे, कौन सा सीक्वेंस सबसे सही रहेगा, तो आंसर है इसमें सी, दूसरा। तो इसमें सबसे पहले आएगा सी। तो सबसे पहले जब भी मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है तो आर्कियोस्पोर जो सेल होती है उसमें डिवीजन होता है। फिर क्या होता है ए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन पोलन सेक टू प्रोड्यूस ए टेट्राड। जब भी उसमें डिवीजन होता है तो उसमें जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा जो पोलन सेल होती है उसमें डिवीजन होता है और टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, यानी 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में क्या, कौन सी स्टेप आएगी, ई में क्या होगा, जो अब देखो टेट्राड आपको पता है केलोज से जुड़े होते हैं, तो इस कॉलेज को ये केलोज होता है उसका क्या होगा, डिग्रेडेशन। तो इसमें इससे थर्ड आएगा ई, केलोज डाइजेशन टू फॉर्म फ्री माइक्रोस्कोप। तो ये इससे चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाएंगे। ये जैसे ही केलोज का डिपोजिशन होगा या सॉरी डिग्रेडेशन होगा तो ये चारों के चारों माइक्रोस्कोप अलग हो जाएंगे, माइक्रोस्पोर्स अलग हो जाएंगे। फिर इसके बाद में है बी, फिर आएगी एसिमेट्रिकल डिवीजन फॉर्मिंग इमेच्योर पोलन ग्रेन। यहाँ पर अब ये पोलन अलग हो गया, मान लो यहाँ पर चारों अलग अलग हो गए। अब इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, इस पोलन में भी डिवीजन होगा। एक एसिमेट्रिकल डिवीजन होगा, इसमें एक तो जनरेटिव सेल बनेगी और एक वेजिटेटिव सेल बनेगी। तो यहाँ पर ये एसिमेट्रिक डिवीजन होगा। इसके बाद में लास्ट कौन सी बची है, डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल टू फॉर्म 2 स्पर्म सेल। अब ये जो जनरेटिव सेल है उस जनरेटिव सेल में क्या हो जाएगा, 2 डिवीजन हो जाएगा और 2 स्पर्म सेल बनेगी जो बाद में फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा, 2, जो क्या करेंगे एक ही सीक्वेंस में ये इवेंट्स होती है। जब आप मेल गेमेटोफाइट का ये डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो इसी सीक्वेंस में पढ़ते हैं। तो ये था इसका दूसरा आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन इज स्टेरॉइड हार्मोन अबाउट विच इज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट आर गिवन बिलो। टेस्टोस्टेरोन के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट है। इट इज़ सीक्रेटेड बाय लीडिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस, ये लीडिंग सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। इट इज़ सीक्रेटेड बाय सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस, सर्टोली सेल के द्वारा। इट इनहिबिट्स सीक्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर एंड पिट्यूटरी। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। इट डज नॉट इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। अब इनमें से ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो सही है। तो यहाँ पर देखो सबसे सही आंसर होगा ए। यहाँ पर एक तो ए जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ सीक्रेटेड बाय लीडिंग सेल, तो ये लीडिंग सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। पहले तो टेस्टोस्टेरोन कौन से सेल्स के द्वारा किया जाता है, लीडिंग सेल्स के द्वारा, सर्टोली सेल्स के द्वारा नहीं किया जाता है। फिर दूसरा है इसमें सी, ये जो दूसरा है वो भी सही है। इट इनहिबिट्स सीक्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है। तो ए और सी इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है, तो सही आंसर होगा अपना पहला, ए एंड सी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग C2, C3, C4 एंड CM कार्बन मेटाबॉलिज्म इन प्लांट। तो ये अलग अलग साइकिल होते हैं, C2 साइकिल, C3 साइकिल, C4 एंड CM। इनके बारे में अलग अलग पढ़ा भी चुका हूँ फोटोसिंथेसिस के टाइम, फोटोसिंथेसिस में वन शॉट में भी पढ़ा चुका हूँ और अलग अलग भी इनके बारे में वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ। आपको वीडियो लेक्चर चैनल पर मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनके संदर्भ में कुछ 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन है जो करेक्ट है। तो देखो क्या स्टेटमेंट है, इन C3 साइकिल 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट formed during carboxylation phase is utilized for the biosynthesis of sugar, fatty acid and amino acids. दूसरा है ड्यूरिंग C2 साइकिल ग्लाइसिन इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम प्रोक्सिसोम टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड ग्लिसरेट इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम प्रोक्सिसोम टू क्लोरोप्लास्ट। फिर इसके बाद में द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज बंडल C4 बंडल्स
C for plants is several fold lower than the external atmosphere. The stomata of CM plants open at night. तो देखो इसमें सबसे सही स्टेटमेंट है बी और डी। तो बी और डी में देखो क्या है, बी में क्या है, ड्यूरिंग C2 साइकिल। देखो इसमें C2 साइकिल होता है जिसमें क्या होता है, ग्लाइस अलग अलग 3 ऑर्गेनेल्स में कंप्लीट होता है, प्रोक्सिसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। तो ये एक तो ये स्टेटमेंट सही है। और ये जो डी स्टेटमेंट है, जो CM प्लांट होते हैं उनके स्टोमेटा रात को खुलते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेजर्ट में पाए जाते हैं और डेजर्ट में यदि दिन में खुलेंगे तो उनमें जल की हानि होती है। तो जल को हानि को रोकने के लिए वो रात में स्टोमेटा खुलते हैं। तो इसमें जो चौथा है आंसर बी एंड डी ऑप्शन सही है, जो दो इसमें जो दो स्टेटमेंट सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 कॉलम दे रखे हैं। कॉलम फर्स्ट लिस्ट नेम्स ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड लिस्ट स्टेप्स ऑफ लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर लाइफ साइकिल ये तो दे रखी है ऑर्गेनिज्म, इन ऑर्गेनिज्म और ये इनकी लाइफ साइकिल है, मतलब लार्वा वगैरह है इनमें। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा आंसर कि इनमें से इनको मैच करना है हमें। तो मैच करके कौन सा ग्रुप इनमें से बनता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा टीनिया में लार्वा पाया जाता है, हेक्साकैंथ लार्वा पाया जाता है, आपको पता होगा। इसके बाद यहाँ पर आप में देखें ओबेलिया में पाया जाता है प्लेनुला। फिर यूनियो में देखिए, यूनियो में पाया जाता है ग्लोचिडियम। फिर बेलेनोग्लोसस में देखें तो बेलेनोग्लोसस में पाया जाता है हमारे पास टोर्नेरिया। तो ये इस प्रकार का मैच होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा थर्ड। तो ये इस प्रकार से मैचिंग होगा, ये आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको 1 या 2 भी आते हैं तो इसमें आसानी से बाकी मैच हो जाते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द फॉलोइंग डायग्राम्स A to D shows characteristic arrangement of stamens within a flower and first to 4 and least families to of plant। यहाँ पर प्लांट दे रखे, ये मतलब स्टेमन्स के डायग्राम दे रखे हैं, अलग अलग इनमें कंडीशन पाई जा रही है प्लांट्स में, और यहाँ पर फैमिली दे रखी है। अब इनको फैमिली से मैच करना है कि कौन सी फैमिली में किस प्रकार के स्टोमन पाए जाते हैं। तो यदि आपको पता हो तो यहाँ पर कुकुरबिटेसी, फेबेसी, मालवेसी, एस्ट्रेसी और यूफेरबेसी 5 फैमिली दे रखी है। तो ये देखो ये डायग्राम यदि आपने देखा हो तो फेबेसी फैमिली में इसी प्रकार का डायग्राम पाया जाता है। 9+1 सिचुएशन पाई जाती है। 9 तो क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और 1 सिंगल होता है अलग। तो देखो दूसरे में क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। देखो दूसरे में यहाँ पर देखो ये जो ए है, सॉरी बी है, वो सेकंड से मैच होना चाहिए। तो बी सेकंड में कौन कौन से में, एक तो फर्स्ट में और एक थर्ड में है। एक तो फर्स्ट में और एक थर्ड में है। फिर इसके बाद में देखो यहाँ पर जो ये है ए देखो कुकुर, यहाँ पर एक ये इस प्रकार का जो पाया जाता है वो पाया जाता है एस्ट्रेसिम, सॉरी किस में पाया जाता है, मालवेसी में। तो मालवेसी में इसी प्रकार का पाया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा इसका थर्ड। तो ए में तो पाया जाता है ये, बी में पाया जाता है फाबेसी फैमिली में 9+2 वाला सिस्टम। फिर इसके बाद में सी में पाया जाता है फोर्थ। तो फोर्थ मतलब एस्ट्रेसी फैमिली में इस प्रकार का स्टेमन पाया जाता है। इसके बाद में डी में देखें तो डी में पाया जाता है फर्स्ट, यानी कुकुरबिटेसी में इस प्रकार का स्टेमन पाया जाता है। तो ये आसानी से मैच किया जा सकते हैं, इनमें 1 या 2 आते हैं तो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड टू सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है एट कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम द रिएक्शन रेट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर क्या देख रखा है कि जब एंजाइम की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहे और तो क्या होता है, रिएक्शन रेट इंक्रीज होती है, साथ में साथ सबस्ट्रेट की रेट भी इंक्रीज होनी चाहिए, तब तो क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होती है। उसके बाद में एन एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन हैज मैक्सिमल वेलोसिटी। आपको ये पता है कि जब एंजाइम से कैटेलाइज किया जाता है तो उसकी रिएक्शन की स्पीड सबसे मैक्सिमम होती है। एट कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट एन इंक्रीज इन द रिएक्शन रेट इज ऑब्जर्व्ड। तो ये थोड़ा सही नहीं है। एन एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये भी गलत है, क्योंकि यदि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हाई करेंगे तो स्पीड भी इंक्रीज होगी। ये पहला वाला स्टेटमेंट सही कह रहा है।
पहला और बी दूसरा ए और बी स्टेटमेंट इसमें सही है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, ए और बी होगा। फर्स्ट है तो फर्स्ट आंसर होगा इसका, ए और बी स्टेटमेंट दोनों सही हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ए 15 बेस पेयर न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल शोन बिलो इन इज डिजोल्व इन एक्वस बफर ऑफ pH 7.3। तो यहाँ पर एक ये डायग्राम दे रखा है, 15 बेस पेयर का न्यूक्लिक एसिड है ये, तो इसके बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। इट कैन बी ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल इन ए बी फॉर्म हेलिक्स। तो ये क्या हो सकता है, एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल हो सकता है बी फॉर्म में। इट कैन बी ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल इन ए फॉर्म हेलिक्स, ए फॉर्म हेलिक्स में भी ये हो सकता है। इट कैन बी ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल इन ओफेम, तो आरएनए मॉलिक्यूल ए फॉर्म में हो सकता है। इट कैन बी डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल इन ए बी फॉर्म हेलिक्स, ये नहीं हो सकता है, और बाकी तीनों हो सकते हैं। तो ये जो फोर्थ है इसमें वो इनकरेक्ट है, यानी फोर्थ इसका आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रोथ पैटर्न्स ऑफ टू स्पीसीज ग्रोन अलोन टू और टुगेदर आर शोन इन फिगर्स ए एंड बी। यहाँ पर ये जो दे रखा है इसमें दो अलग अलग डायग्राम दो चार्ट दे रखे हैं हमारे पास, दो ग्राफ हैं। तो यहाँ पर दो ग्राफ हैं, अलग अलग ग्राफ हैं, तो इसमें ये अलग अलग फिगर्स दे रखी है ए और बी। तो यहाँ पर देखो, हम आपको जैसे पता है दो अलग अलग स्पीसीज हैं यहाँ पर, एक स्पीसीज जो डार्क लाइन है और एक डॉटेड लाइन है। तो डार्क लाइन अलग स्पीसीज को दिखा रही है, डॉटेड लाइन अलग स्पीसीज को दिखा रही है। यहाँ पर ये जब अलोन है, अलग जीवन व्यतीत करते हैं अकेले, तब ये ग्राफ बनते हैं, और जब इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, एसोसिएशन करते हैं, तब इस प्रकार के ग्राफ बनते हैं। और ग्राफ किस में बनते हैं, ये तो पॉपुलेशन साइज है इनकी और टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन साइज किस प्रकार से बढ़ती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब अलोन होते हैं तब ग्राफ सेम बनती है, यहाँ पर भी सेम बनती है, लेकिन यहाँ पर जब इंटरेक्शन करते हैं, देखो ये इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक स्पीसीज तो क्या हो गई, डाउन हो गई बिल्कुल, और एक ग्रो कर रही है, एक की संख्या तो बहुत कम हो गई। और यहाँ पर देखें तो दोनों की लगभग बराबर चल रही है, तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन सही है, ए किसको दर्शा रहा है और बी किसको दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हमें आंसर इन्हीं में से देना है। जब देखो ए में देखो, यहाँ पर इसकी ग्रोथ देखते हैं, जब दोनों इंटरेक्शन करते हैं तो एक तो बढ़ गया, फुल बढ़ गया, और दूसरा एक बिल्कुल कम हो गया। तो इस प्रकार की कंडीशन कब पाई जाती है, जब कंपटीशन होता है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में देखो एक क्या गया, म्यूचुअलिज्म में नहीं होता है, कंपटीशन हो सकता है इसमें। फिर कॉमन सेलिज्म में नहीं हो सकता इस प्रकार का कंपटीशन में। तो दूसरा और चौथा आंसर हो सकता है। लेकिन अब बी में देखें तो बी में बिल्कुल बराबर चल रहा है, तो बिल्कुल बराबर चल रहा है तो मतलब यहाँ पर हमारे पास दो और चौथे में से ढूंढना है। तो दूसरे में देखें बी क्या दिखा रहा है, पैरासिटिज्म, तो ये पैरासिटिज्म तो नहीं है फॉर श्योर, क्योंकि पैरासिटिज्म होता है तो इस प्रकार का ग्राफ नहीं बनता है। दूसरा देखें रिसोर्स पार्टीशनिंग, तो ये हो सकता है। तो दो ही ऑप्शन में से चूज करना था हमें, एक तो पैरासिटिज्म और दूसरा रिसोर्स पार्टनरशिप, तो ये दूसरा हो जाएगा इसका आंसर। सो आंसर होगा इसका चौथा, कंपटीशन। ये तो दिखा रहा है कंपटीशन को, और ये दिखा रहा है किसको, रिसोर्स पार्टनरशिप को, मतलब ये जो संसाधन है उसका पार्टीशन हो गया इनमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट ये यहाँ पर साइंटिस्ट के नेम दे रखे हैं और उनके वर्क देख रहे हैं, ये इनको हमें मैच करना है। तो मैच करते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको 4 साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं, वेलस, लाइल, लामार्क और क्यूयर। लामार्क का नाम आपने सभी ने सुना होगा। लामार्क ने क्या किया था आपको पता है, किसके बारे में दिया था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, उपार्जित लक्षणों की वंशागति के बारे में इन्होंने बताया था। तो इस प्रकार का ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है, यहाँ पर हमारे पास थर्ड में दे रखा है ए, तो इसका सही आंसर होगा दूसरा। तो दूसरा में देखो, फर्स्ट में बी, वालस ने क्या किया था, नेचुरल सिलेक्शन इज डिफरेंशियल सर्वाइवल फॉर रिप्रोडक्शन, इसके बारे में बताया था। लायल ने क्या किया था, लायल ने प्रोसेस ऑफ द अल्टर द अर्थ द यूनिफॉर्म थ्रू टाइम, इसके बारे में बताया था। और क्यूयर ने क्या किया था, क्यूयर ने अर्थ जियोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री हैव बीन
have been shaped by periods of catastrophic extinction and new creations. So this will be the right answer. Second will be the right answer. Next, the next question is about the ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर होता है उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, उसके बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं। इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट छांटने हैं। देखो, इट इज़ अचीव्ड बाय द बैलेंस ऑफ फीमेल डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड मेल डिटर्मिनेंट्स ऑन द ऑटोसोम्स। फिर दूसरा दे रखा है, ये सही है यहाँ पर, ए ड्रोसोफिला विद 0.66 वैल्यू ऑफ एक्स ए रेशियो, यानी यदि सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोमल क्रोमोसोम का रेशियो की वैल्यू ये हो 0.66 तो यहाँ पर इंटरसेक्स डेवलप होता है। तो ये भी सही है इसमें। ड्यू टू इन नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाई क्रोमोसोम इज द सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस एक्सो प्रोसेस ड्रोसोफिला डेवलप एज नॉर्मल फर्टाइल मेल, ये गलत है। देखें, दी हाई वैल्यू ऑफ एक्स ए रेशियो फैसिलिटेट्स एक्टिवेशन ऑफ फेमिनाइजिंग स्विच जीन सेक्स लीथल, तो ये सही है यहाँ पर। नेक्स्ट लास्ट देखें, सेक्स स्पेसिफिकेशन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सएसएल कोजेज सिलेक्टिव एक्टिवेशन ऑफ डोजेज कंपेशन ऑफ जीन इन फीमेल, ये गलत है। तो सही कौन कौन से थे यहाँ पर, ए बी और डी, तो ए बी डी वाला दूसरा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए, यहाँ पर हमने सी सेक्शन में कुछ क्वेश्चन देख लिए और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया। अब वीडियो के लास्ट में हम बात करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। CSIR UGC नेट का रिजल्ट यहाँ पर आपके 15 दिसंबर तक आ जाएगा। जैसा कि UGC नेट का रिजल्ट आया था 15 दिन के अंदर अंदर, हमारा भी 30 नवंबर को लास्ट एग्ज़ाम लगा था। यहाँ पर 2 दिसंबर को आपकी आंसर की जा गई, अब आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। अब बात करें हम कट ऑफ की, कट ऑफ कभी आएगी, कट ऑफ भी साथ के साथ रिजल्ट के साथ आएगी। और आपकी कट ऑफ इस बार कम रहेगी या ज़्यादा, कम रहेगी या ज़्यादा, इसके बारे में हम कह सकते हैं सर्वे के आधार पर, क्योंकि सभी बता रहे हैं कि सर्वे में क्वेश्चन पेपर काफ़ी टफ आया था। तो कब टफ आया था तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, और कट ऑफ थोड़ी डाउन जा सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते कि कट ऑफ हाई होगी ही। तो ये कुछ एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। 15 दिसंबर से पहले आपके रिजल्ट की पूरी पॉसिबिलिटी है, इसके और चांस और भी है कि 15 दिसंबर से पहले ही आ जाएगा रिजल्ट। सो यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, यदि आपको समझ में आया हो, सही आपका इस प्रकार का सॉल्यूशन और इस प्रकार के वीडियो चाहिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो CSIR नेट लाइफ साइंसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय।